हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा यूट्यूब के पढ़ो बड़ो चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है शिक्षण अधिगम या सीडीपी का, जिसे हम सूक्ष्म शिक्षा कहते हैं, इंग्लिश में इसे माइक्रो टीचिंग के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा माइक्रो टीचिंग है या सूक्ष्म शिक्षण है, हमारे हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण है क्या, माइक्रो टीचिंग किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके डेवलपकर्ता कौन है, मतलब इसके जन्मदाता कौन है, और कह सकते हैं कि इसके क्या मतलब कि माइक्रो टीचिंग को स्टार्ट करने का क्या उद्देश्य था और इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो चलिए आज की इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए वीडियो पूरा देखिए, ताकि आपको सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। और ये जो सूक्ष्म शिक्षण है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं, या बीएड कर रहे हैं, या आप डीएलएड कर रहे हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं टीचिंग रिलेटेड, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि इससे संबंधित और भी छोटी छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी उन तक पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण है क्या, या सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है कि यह शिक्षण का एक छोटा सा प्रारूप है। जब भी हम टीचिंग करते हैं ना, तो टीचिंग करने का एक छोटा सा क्या है, ये प्रारूप है, जिसे हम क्या कहते हैं, हम क्लास में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती है, यही हमारी क्या कराती है, सूक्ष्म शिक्षण कराती है। मतलब कि एक छोटे समय टाइम अंतराल में शिक्षण कौशलों के माध्यम से किया गया कार्य, भली भांति संपन्न किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। सूक्ष्म शिक्षण विधियों का विकास, अगर हम कहें कि सूक्ष्म शिक्षण का विकास कब हुआ, किसने किया, इसके डेवलपकर्ता कौन है, इसके जन्मदाता कौन है, तो इसके जन्मदाता D.W. एलन महोदय हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में कभी भी पूछता है तो आप ये बताएंगे कि इसके डेवलपकर्ता कौन है, D.W. एलन महोदय हैं। ठीक है, आइए इसके अर्थ की बात देख ली जाए कि इसका अर्थ क्या है। तो अर्थ अर्थात सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म शिक्षण। तो सूक्ष्म इंग्लिश में से माइक्रो कहेंगे, जिसका अर्थ है लघु स्तर पर कार्य करना ही क्या है, माइक्रो है। और वहीं पे देख लेंगे कि मैक्रो का अर्थ है बृहद। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी बड़े स्तर पर किए जाने वाले कार्य को जब हम पहले लघु स्तर पर आयोजित करते हैं तो उसे सूक्ष्म कार्य कहा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण भी बृहद शिक्षण का एक सूक्ष्मीकरण है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण से कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो कह सकते हैं ना कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, एक बहुत बृहद कार्य को लघु रूप में उसको सूक्ष्मीकरण करके हम क्या करते हैं, क्लासरूम में प्रस्तुत करते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षकों की दक्षता का विकास किया जा सकता है। साथ जैसे अब इसमें कहेंगे कि उनकी दक्षता कैसे विकसित हो सकती है, तो बहुत सूक्ष्म शिक्षण के समय हम बहुत सारे ऐसे कौशल हैं जिनका हम 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप प्रयोग करते हैं और हम अपने सूक्ष्म शिक्षण के कार्य को संपन्न करते हैं। अब जैसे इसमें कौन कौन से कौशल हैं, जैसे श्यामपट्ट कौशल है, पुनर्बलन कौशल है, प्रश्न प्रवाह कौशल है, उद्दीपन कौशल है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे छात्र प्रतिक्रिया अनुक्रिया कौशल है। तो ऐसे बहुत सारे कौशल हैं जिनका हम प्रयोग करके सूक्ष्म शिक्षण के दौरान हम हमारे सारे जो छात्रों या छात्राध्यापकों के कौशलों का विकास होता है, उनकी दक्षताओं का विकास होता है, उनके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत होता है, क्लासरूम में उनका प्रेजेंटेशन या छोटी छोटी जो त्रुटियां करते हैं उन त्रुटियों में सुधार लाने का एक बहुत बड़ा प्रयास है सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, अब आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो जैसे कि D.W. एलन इसके डेवलप करता है, तो उन्हीं की परिभाषा देखते हैं। ये कहते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है क्या, सूक्ष्म शिक्षण का कार्य।
अर्थात देखिए फिर से देख लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, मतलब सारे जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी कौशल हैं, सबका थोड़ा 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 करके हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे सूक्ष्म शिक्षण के दौरान। इसमें कालावधि होगी, टाइम पीरियड होगा, 30 मिनट हो सकता है, 35 मिनट हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट हो सकता है। और उसमें आपके विभिन्न कौशलों का स्टेप वाइज और कह सकते हैं कि बराबर बराबर भागों में बांट करके हम विभिन्न कौशलों का प्रयोग करते जाएंगे, जिससे कि छात्रों में आत्मविश्वास बनेगा, उनके अंदर आत्मविश्वास बनेगा ही, उस विषय या उस क्षेत्र में वो दक्ष होंगे। क्योंकि कहा जाता है ना कि शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं, शिक्षक बनाए भी जाते हैं। साथ ही साथ उनकी जो भी त्रुटियां होंगी छोटी छोटी, वो दूर हो सकती हैं। पुनर्बलन कौशल का प्रयोग कब करना है, श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, साथ ही साथ सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है, और उद्देश्य कथन, प्रस्तावना कौशल, इनकी बारी कब कब आती है, किस किस तरह से इनको हम प्रस्तुत करते हैं। तो ये सूक्ष्म शिक्षण में हम भली भांति कर सकते हैं। इस क्लास में कम से कम 50 बच्चों की आवश्यकता होती है, और 50 बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 15 से 10 बच्चे हमारे लिए पर्याप्त हैं, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को शिक्षण देते हैं, और उसमें जो भी गलतियां होती हैं वो एक दूसरे से देख करके सीखते हैं, जिससे कि उसकी पुनरावृत्ति ना हो पाए, मतलब उसको दोहरा ना सकें। ठीक है, उनके शिक्षण कौशल का विकास हो सके और वो उस शिक्षण में दक्ष हो सके, उनके अंदर आत्मविश्वास की जागृति हो सके। ठीक, अब आ जाइए इसके उद्देश्य को देख लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है, या किस उद्देश्य से सूक्ष्म शिक्षण को क्रियान्वित किया गया। तो देखिए इसका उद्देश्य पहला देखें तो कह रहा है कि छात्राध्यापक को एक एक शिक्षण कौशल में निपुणता प्रदान करना। सूक्ष्म शिक्षण का क्या उद्देश्य है कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाओं को एक एक शिक्षण की कौशलों में क्या करना है, निपुण करना है या दक्षता प्रदान करना है। तो ये बात तो हमने आपको कही ही। दूसरी देख लेते हैं कि दूसरी बात अगर कहा जाए कि बृहद शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का ज्ञान छात्राध्यापकों को कराना है। अर्थात जब भी हम बृहद शिक्षण कार्य करते हैं, मतलब कि कभी कभी हमारा शिक्षण बड़े रूप में हो जाता है, बृहद मतलब कि बड़े रूप में, मतलब कि उसकी समयावधि बढ़ जाती है, तो उसी बृहद शिक्षण में आने वाली जो भी कठिनाइयाँ हो जाती हैं उसको दूर करने के लिए या कठिनाइयों का ज्ञान छात्राध्यापकों को कराया जाता है, जिससे कि जो भी उसमें कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हों वो सूक्ष्म शिक्षण करके छात्र अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकता है। तीसरी बात क्या है कि या तीसरा उद्देश्य क्या है कि इससे क्या होता है, बालिकाओं में छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाओं में आत्मविश्वास में क्या होती है, वृद्धि होती है जब वो सूक्ष्म शिक्षण करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें और नेक्स्ट क्या है। तो पृष्ठ पोषण हेतु, अर्थात जब भी हम टीचिंग करते हैं तो उसमें बीच बीच में पृष्ठ पोषण करते रहते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं, और फीडबैक ले करके हम फिर से पाठ योजना का निर्माण करते हैं। जहाँ जो भी त्रुटि होती है उस त्रुटि को सुधार करके हम नए सिरे से क्या करते हैं, अपने शिक्षण कार्य को जारी रख सकते हैं। ठीक है, पांचवा जो उद्देश्य है कह रहा है कि त्रुटियों को दूर करने के लिए इस कौशल विशेष का बार बार अभ्यास कराया जाता है। अर्थात जब भी छात्र या छात्राएं जो हैं या छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाएं शिक्षण करते हैं तो उस दौरान जो भी त्रुटियां होती हैं, उन जो त्रुटियां मतलब जो गलतियां होती हैं उनको दूर करने के लिए इस कौशल विशेष का बार बार क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, जिससे कि वो गलती करने से बचते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट इसके क्या उद्देश्य हैं कि छात्राध्यापिकाओं या छात्राध्यापकों के सम्मुख कम छात्र होने से वो आत्मविश्वास के साथ शिक्षण कार्य करते हैं। तो ये एक लघु रूप है, एक कह सकते हैं कि जैसे कि एक ये शिक्षण का एक छोटा रूप है, जिससे कि कम छात्रों में बालक या बालिकाएं या छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाएं शिक्षण कार्य करते हैं, तो उनसे जो भी
त्रुटियां होती हैं उनमें वो सुधार कर सकते हैं, एक दूसरे से सीख करके, एक दूसरे से देख करके, एक दूसरे से ज्ञानार्जन करके। और कह सकते हैं कि शिक्षक के निर्देशन में कार्य होता है, तो शिक्षक भी उनको एक मार्गदर्शक के रूप में या निर्देशक के रूप में निर्देशित करता रहता है कि आपको कौन कौन सी गलतियां करने से बचना है, आप कहाँ पे किस प्रकार से श्यामपट्ट कौशल का प्रयोग करते हैं, उसको करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब एक सहायक सामग्री आप लाते हैं विषय वस्तु संबंधित, तो उसका कब प्रेजेंटेशन देते हैं, कब प्रस्तुतिकरण करते हैं, वो मॉडल या जो सहायक सामग्री हो कितना सजीव हो, कितना छात्रों के लिए सहायक हो, विषय वस्तु से कितना संबंधित हो। और जो हम प्रश्न कौशल की बात करते हैं, तो प्रश्न हमारे कैसे हों, कब इसका प्रयोग करें, प्रस्तावना कौशल में क्या उसका लाभ होगा, पृष्ठ पोषण में क्या लाभ होगा, मूल्यांकन में क्या लाभ होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्या होती हैं, इससे छात्र टाइम टू टाइम अवगत होते चलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही उनके लिए लाभदायक होता है। और फिर कह रहा है कि छात्राध्यापकों के सम्मुख कम छात्र होने से क्या होता है, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, बालकों में एक आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि की भाव जागृत हो जाते हैं। तो ये तो कुछ उद्देश्य हैं। वैसे ही सूक्ष्म शिक्षण के कुछ सिद्धांत भी हैं, जो ये सिद्धांत हमें सूक्ष्म शिक्षण के छोटी छोटी बारीकियों को भी बताते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। और ये हमारे जो हैं सूक्ष्म शिक्षण एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग रिलेटेड। तो उसको हम लोग एक एक करके स्टेप वाइज पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जो आपके ज्ञान में बहुत ही लाभदायक होने वाला है, आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाला है। तो चलिए सिद्धांत को देख लेते हैं फटाफट। तो सिद्धांत क्या कह रहा है कि एक जटिल प्रक्रिया जिसे आसान कौशल में विश्लेषित किया जा सकता है, अर्थात कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया क्यों? क्योंकि भाई आप पहली बार टीचिंग करते हैं तो आपके अंदर थोड़े से आत्मविश्वास की कमी होती है, कहीं आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं, कहीं कुछ त्रुटि तो नहीं कर रहे हैं। आप जो भी शिक्षण के जो सोपान हैं, स्टेप्स है, चरण हैं, उसको 1 बाय 1 कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। पाठ योजना आपने सही तरीके से तैयार की कि नहीं की, आप उद्देश्य कथन सही से किए, मतलब सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य आपने सही लिखा कि नहीं। आप जब प्रस्तावना कौशल का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रस्तावना कौशल में किस प्रकार से आप पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ रहे हैं। ये सारी छोटी छोटी बारीकियों को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है ना। तो वही कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण इतना आसान नहीं है, ये एक जटिल प्रक्रिया है और जिसे आसान कौशल में विश्लेषित किया जा सकता है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा। ठीक है, शिक्षण करना इतना आसान है नहीं। पहली बार जब भी शिक्षण करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां हमारी रह ही जाती हैं, तो उसी त्रुटियों को दूर करने का एक आसान रूप है हमारा सूक्ष्म शिक्षण। ठीक, अब देखिए उसके बाद दूसरी बात क्या है कि ये क्या है, सूक्ष्म शिक्षण एक वास्तविक शिक्षण है। ऐसा नहीं है कि ये बस एक डमी मात्र का एक या एक छोटा सा एक्ट टाइप का बच्चे कर रहे हैं, नहीं। ये वास्तविक शिक्षण का ही क्या है, एक स्वरूप है, या ये वास्तविक शिक्षण है जिससे कि छात्राध्यापक और छात्राध्यापिकाएं तैयार होते हैं और एक कुशल शिक्षक के रूप में क्या होते हैं, समाज कार्य में अपना एक बेस्ट योगदान देते हैं। ठीक, आइए देखिए तीसरा सिद्धांत क्या कहता है कि एक एक घटक शिक्षण कौशल को लेकर उन पर कुशलता प्राप्त की जा सकती है। अर्थात सूक्ष्म शिक्षण में जब एक एक घटक, एक एक सोपान को हम एक एक करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो क्या हो जाता है कि एक एक घटक शिक्षण कौशल को लेकर के जब एक एक घटक, एक एक कौशल को हम 1 बाय 1 बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो क्या होता है, इन लेकर के क्या करेंगे, कुशलता प्राप्त कर सकते हैं छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएं। ठीक है, फिर कह रहा है कि पृष्ठ पोषण सहित प्रशिक्षण कौशलों में सहायक, अर्थात बीच बीच में हम पृष्ठ पोषण भी करते रहते हैं, फीडबैक भी लेते रहते हैं, जिससे कि प्रशिक्षण कौशल में ये हमारे बहुत ही लाभकारी होता है, सहायक होता है, जिससे कि हमें अपना मूल्यांकन, अपना आकलन करने में एक कह सकते हैं कि अंदाज़ा मिल जाता है कि छात्रों ने कितना अर्जन किया दिए गए ज्ञान को, और शिक्षक के द्वारा किया गया जो शिक्षण कार्य है वो कितना भली भांति संपन्न किया गया। अगर आपके
किए गए शिक्षण से 60% अगर मान लीजिए छात्र संतुष्ट नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आपके शिक्षण कौशल में कुछ ना कुछ कमी है, आपकी पाठ्य योजना में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, जिसमें आप फिर से सुधार करेंगे और फिर से बच्चों के सामने उसे प्रस्तुत करेंगे सरल से सरल और स्पष्ट रूप में। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट जो सिद्धांत है, क्या कह रहा है कि प्रत्येक कौशलों पर बल दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण क्या करता है, छात्राध्यापकों के या छात्राध्यापिकाओं के प्रत्येक कौशल पे बल देता है भाई, कि एक ही कौशल को हमें बार बार पुनरावृत्ति नहीं करनी है, हमें हर एक कौशल को चरणबद्ध तरीके से क्रमबद्ध रूप में स्टेप वाइज एक एक कौशल को बराबर बराबर भागों में बांट करके उनके टाइम पीरियड को डिवाइड करके सबको थोड़ा थोड़ा टच करना है, सबको सूक्ष्म शिक्षण में उसको समाहित करना है और तभी ये एक अच्छी टीचिंग कहला सकती है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं भाई क्या सिद्धांत है। तो नेक्स्ट जो सिद्धांत कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण द्वारा कौशल प्रशिक्षण वास्तविक शिक्षण में परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात कह रहे हैं कि जो सूक्ष्म शिक्षण जब भी करते हैं तो कौशल के जो प्रशिक्षण हैं, ठीक है, तो कौशल प्रशिक्षण एक वास्तविक शिक्षण है, क्योंकि जो हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं वो वास्तविक शिक्षण ही है भाई। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है या कुछ उसमें कुछ कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वो वही क्या है, वास्तविक एक्चुअली जो हमें क्लासरूम में पढ़ाना है बच्चों को, उसी की पाठ्य योजना तैयार करके हम कक्षा कक्ष में अपने सहपाठियों के साथ शिक्षण कार्य करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण जिसे हम कहते हैं, जिसके लिए एक समय अवधि निर्धारित होती है, उसकी पाठ्य योजना पहले आपको तैयार करनी होती है, सारे सोपानों को आपको ध्यान रखना पड़ता है, उसमें सारे कौशलों को भी हमें प्रस्तुत करना पड़ता है, उसमें बरती गई सारी सावधानियों को आप देखते हैं और उसमें त्रुटियां करने से बचते हैं, जिससे कि आपके अंदर आत्मविश्वास और एक तरह से ये पुनरावृत्ति हो जाती है आपके शिक्षण की। ठीक, तो ये रहे कुछ हमारे सूक्ष्म शिक्षण के। आज जैसे हमने स्टार्ट किया सूक्ष्म शिक्षण, तो उसकी मोटा मोटी कुछ विशेष चीज़ें आपके सामने हमने प्रस्तुत की, जैसे कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या है, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा क्या है, इसके जनक कौन है। अच्छा, एक कमेंट आप लोग भी करके बताइएगा कि सूक्ष्म शिक्षण तो हमने बता दिया कि इसके जो डेवलप करता है भाई, तो वो कौन है, DW लेकिन भारत में सूक्ष्म शिक्षण लाने वाले या किस विश्वविद्यालय में पहली बार सूक्ष्म शिक्षण को स्थान मिला, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए कहीं ना कहीं से आपको जानकारी तो मिल ही जाएगा, क्योंकि भाई सोशल मीडिया का ज़माना है और जिसमें ICT का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, इसीलिए ICT को हमारे शिक्षण में समाहित किया गया है, नई शिक्षा नीति में लाया गया है, बल दिया गया है, जिससे कि आप दूर दराज बैठे कहीं पे भी आप शिक्षा आसानी से प्राप्त कर सकें, जो आपके लिए बहुत ही सरल, सुगम, सस्ती और कम समय में उपलब्ध होने वाली और कम श्रम में उपलब्ध होने वाली एक ऐसी तकनीकी है जिससे कि विश्व के अधिकांश जनता इसका लाभ उठा रही है और शिक्षा के प्रति अग्रसर हो रही है। तो चैनल पे बने रहें, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।